सुहानी को उस अघोरी की आवाज सुनाई देती है। उसका अंत तुम्हारे अंत के साथ ही होगा। इस बात को सुनते ही सुहानी की आंखें एकाएक खुल जाती हैं। सुहानी देखती है कि उसके सामने युवराज, पद्मिनी और वो साया है। पद्मिनी और युवराज मिलकर उस साये का सामना कर रहे थे। उस साये से काले धुएं की तरह एनर्जी निकल रही थी जो पद्मिनी और युवराज के सफेद और लाल रंग की ऊर्जा से टकरा रही थी। सामने देखकर सुहानी को साफ समझ में आ रहा था कि अभी भी मारीच उन दोनों पर भारी पड़ रहा है। सुहानी के कान में अभी भी उस अघोरी की बातें ही गूंज रही थी। सुहानी एक नजर युवराज को देखती है जो अब बुरी तरह से थक गया था, लेकिन फिर भी मारीच का सामना कर रहा था। सुहानी उठकर खड़ी हो जाती और बड़ी तेजी से वहां से जाने लगती है। सुहानी को जाते देखकर युवराज का ध्यान भटकता और वो उसे आवाज देते हुए कहता, सुहानी। पद्मिनी मारीच पर हमला करते हुए युवराज से कहती, उसे जाने दो, वो जानती है कि अब उसे क्या करना है। पद्मिनी का जवाब सुनकर युवराज शांत हो जाता है, लेकिन अब उसे सुहानी की चिंता होने लगती है। वो खुद नहीं जानता था कि उसका दिल इतना क्यों घबरा रहा है। अपने इन ख्यालों को दिमाग से निकालने की कोशिश करते हुए वो अपना काम जारी रखता है। सुहानी उन सीढ़ियों से चढ़कर विशिंग वेल से बाहर आ जाती। अब विशिंग वेल के बाहर का माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था। वहां शिशिर भी आ गया था। सुहानी को वहां देखकर सभी उसके पास आ जाते हैं। निशा सुहानी से हड़बड़ाते हुए कहती, सुहानी अंदर क्या हुआ और युवराज सर कहाँ है? सुहानी निशा के सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहती है, उसका बचा हुआ शरीर कहाँ पर है? सुहानी का सवाल सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहां शिशिर की आवाज सुनाई देती है, यहाँ पर। सुहानी उस आवाज की तरफ देखती है। शिशिर मारीच के कंकाल के पास खड़ा था। सुहानी अब शिशिर को भी पहचान पा रही थी। वो अपनी आंखों से शिशिर को कुछ इशारा करती और शिशिर हाँ में अपना सर हिला देता है। वहां सभी लोग हैरान खड़े थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सिर्फ इतना जानते थे कि अब उनका काम खत्म हो गया है और उन्हें चुपचाप वहां खड़े रहना है। शिशिर अपना हाथ उन अस्थियों की तरफ बढ़ाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। शिशिर के ऐसा करते ही वो अस्थियां हवा में उड़ जाती हैं और फिर से उसी तरह से व्यवस्थित हो जाती हैं जैसे गुफा के अंदर थी। अब वो कंकाल फिर से एक पत्थर पर ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। अपना काम करके शिशिर सुहानी की तरफ देखकर कहता, क्या तुम तैयार हो? सुहानी बिना कुछ कहे हाँ में अपना सर हिला देती है। शिशिर उस कंकाल से दूर हट जाता है। सुहानी चेहरे पर बिना कोई भाव लिए उस कंकाल के सामने आकर खड़ी हो जाती है और गौर से उसे देखने लगती है। इसके बाद वो अपना दाहिना हाथ आगे करके उस कंकाल के सर पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही सुहानी के होंठ हिलने लगते हैं और वो एक मंत्र पढ़ रही थी। यह वही मंत्र था जिसका इस्तेमाल सुहानी पहले भी कर चुकी ही थी। जैसे ही सुहानी अपना मंत्र शुरू करती, पद्मिनी और युवराज से लड़ रहा मारीच चीखने लगता है। मारीच की चीख सुनकर पद्मिनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन युवराज चौंक जाता है। अगले ही पल उस साये के चारों तरफ एक तरह का एनर्जी ब्लास्ट होता है जिससे युवराज कुछ दूर जाकर गिर जाता है। पद्मिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस एनर्जी के ब्लास्ट के बाद वो साया हवा में उड़कर कुएं के बाहर चला जाता और कुछ ही पल में सुहानी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस साये को वहां इस तरह देखकर सभी डर जाते हैं। निशा विवेक का हाथ कसकर पकड़ लेती है। अर्नब, समायरा, शिशिर, दृष्टा और सभी अघोरी डर और हैरानी से मारीच को ही देख रहे थे। सुहानी की आंखें अभी भी बंद थी। वो लगातार मंत्र पढ़ रही थी। मारीच गुस्से से गुर्राते हुए सुहानी से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी शक्तियां मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो। ये कहते ही मारीच फिर से सुहानी पर अटैक कर देता है। इस बार वो अटैक सुहानी तक नहीं पहुंच पाता है और अगले ही पल सुहानी और मारीच के बीच पद्मिनी आ जाती है। मारीच चीखते हुए पद्मिनी से कहता, हट जाओ मेरे रास्ते से। पद्मिनी उसे घूरते हुए कहती, अब तेरा अंत आ गया है। उसी वक्त युवराज भी विशिंग वेल से बाहर आ जाता और भागते हुए सुहानी की तरफ बढ़ने लगता है और अब सुहानी अपनी आंखें खोल लेती है। वो निशा और विवेक को देखती है जो फिक्र भरी नजरों से उसे ही देखते रहे थे। इसके बाद सुहानी अपनी तरफ आते युवराज को देखती है। इन लोगों को देखते हुए सुहानी की आंखें भर आती हैं, लेकिन उसी वक्त वो खुद को संभाल लेती है और फिर कठोर नजरों से उस साये को देखते हुए अपना दाहिना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देती है। सुहानी के ऐसा करने पर उस साये से एक तरह का काला धुआं बाहर निकलकर सुहानी के हाथ से उसके शरीर में जाने लगता है।
वो साया अब जोर जोर से चीख रहा था और सुहानी के चेहरे पर भी दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सुहानी के इस मूव से युवराज भी हैरान रह जाता है। मारीच से उसकी शक्तियां लेते हुए सुहानी के कान में उस अघोरी की बातें सुनाई दे रही थी। ये सच है कि सिर्फ तुम्हारा शरीर मारीच की शक्तियों को संभाल सकता है, लेकिन तभी जब मारीच खुद तुम्हें वो शक्तियां दे। अगर तुम मारीच से उसकी शक्तियां छीनोगी तो तुम्हारा शरीर इसे नहीं सह पाएगा, लेकिन तुम्हें यही करना होगा। और जब तुम ऐसा करोगी तो मारीच की तरह ही तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी और उसे खत्म करने का बस यही एक रास्ता है। कुछ देर तक सुहानी उसी तरह से मारीच की शक्तियां अपने शरीर में लेती और फिर वो अपनी जगह पर लड़खड़ाने लगती है। युवराज सुहानी को संभालने के लिए बढ़ता, तभी पद्मिनी उससे कहती है, खत्म करो इसे। मारीच बौखलाहट के साथ चीखते हुए कहता, नहीं नहीं। सुहानी ने पहले ही मारीच की शक्तियां उनसे ले ली थी और फिर भी वो युवराज को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पद्मिनी उसे रोक लेती है। युवराज अपनी लाल आंखों से उस कंकाल को एकटक देखने लगता है और फिर उसके शरीर से लाल रोशनी बाहर निकलती है। वो लाल रोशनी उस कंकाल के चारों तरफ फैल जाती है और कुछ ही पलों में वो कंकाल राख में बदल जाता है। अब तक मारीच की जो चीखें वहां गूंज रही थी वो बिल्कुल शांत हो जाती है और वो साया वहां से गायब हो जाता है। सभी को समझ में आ जाता है कि मारीच अब खत्म हो चुका है। सुहानी अब लड़खड़ाकर गिरने लगती है और युवराज तेजी से आकर उसे थाम लेता है। सुहानी नीचे गिर जाती है और युवराज उसे अपनी बाहों में लेकर जमीन पर बैठ जाता है। सुहानी का चेहरा अब पीला पड़ गया था और उसकी सांसें धीमी हो गई थी। युवराज महसूस कर रहा था कि सुहानी के दिल की धड़कन कई गुना बढ़ गई है। ये देखकर युवराज बहुत डर जाता है। वो सुहानी का गाल थपथपाते हुए कहता, सुहानी तुम्हें क्या हो रहा है, प्लीज उठो। सभी को सुहानी की बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन शिशिर के कहने पर कोई भी उसके करीब नहीं जा रहा था। शिशिर सुहानी को देखते हुए कहता है, इसके साथ वही हो रहा है जो 1000 साल पहले मारीच के साथ हुआ था। उसकी काली शक्तियां सुहानी के शरीर को खत्म कर रही हैं। शिशिर का जवाब सुनकर जैसे युवराज के दिल की धड़कन ही रुक जाती है। वो बौखलाहट के साथ कहता है, अपनी बकवास बंद करो वरना इसी वक्त मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शिशिर की बातों से वहां खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सुहानी अब इतनी कमजोर हो गई थी कि उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो अपनी भारी होती पलकों को खोले हुए बस युवराज को देख रही थी। युवराज भीगी आंखों से उसके गाल को थपथपाते हुए कहता, सुहानी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। सुहानी अपना हाथ उठाकर युवराज के चेहरे को छूने लगती है। युवराज उसका हाथ पकड़कर कहता है, अब बहुत हो गया, चलो अब उठो। सुहानी अब धीरे धीरे और भी कमजोर होती जा रही थी। युवराज की हालत देखकर शिशिर उससे कहता, इसका जन्म ही मारीच को खत्म करने के लिए हुआ था और मारीच के साथ ही इसका अंत भी तय था। यही इसकी किस्मत है। शिशिर की बात खत्म होते ही वहां पद्मिनी की आवाज सुनाई देती है, हमारी किस्मत हम खुद लिखते हैं। सभी का ध्यान पद्मिनी की तरफ चला जाता है। शिशिर भी आंखें फाड़कर उसे देखने लगता है जैसे उसे किसी चीज का आभास हो चुका हो। वो अपना हाथ पद्मिनी की तरफ बढ़ाते हुए कहता, नहीं। वो पद्मिनी को रोकना चाहता था लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। शिशिर हवा में उठकर काफी दूर चला जाता है। पद्मिनी सुहानी को देखती है। उसके ऐसा करते ही मारीच की सारी शक्तियां सुहानी के शरीर से पद्मिनी के शरीर में जाने लगती हैं। युवराज और सुहानी हैरान होकर पद्मिनी को देख रहे थे। युवराज के सहारे बैठी सुहानी अपनी कांपती आवाज से पद्मिनी से कहती है, आप ये क्यों कर रही हैं, आप मर जाएंगी। उससे थोड़ी दूर खड़ी पद्मिनी मारीच की शक्तियों को अपने अंदर लेते हुए कहती है, मेरा अंत यही है। मैं 1000 सालों से अपने पिता के आज्ञा का पालन के लिए जिंदा थी। मारीच के खत्म होने के बाद अब मेरा यह शरीर छोड़ने का वक्त आ चुका है। सुहानी नम आंखों से पद्मिनी को देखते हुए कहती, आप मेरे लिए अपनी जान नहीं ले सकती। पद्मिनी कहती, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं अपने वंश के लिए कर रही हूँ। ये कहकर पद्मिनी युवराज को देखने लगती है। युवराज भी नम आंखों से पद्मिनी को ही देख रहा था। आज उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने हमेशा से पद्मिनी से सिर्फ नफरत की थी। कुछ देर के बाद मारीच की सारी शक्तियां पद्मिनी के पास आ जाती और सुहानी काफी हद तक ठीक हो जाती है। युवराज सुहानी को अपना सहारा देकर उठाता है और वो दोनों पद्मिनी के सामने खड़े हो जाते हैं। पद्मिनी युवराज से कहती, हमारा वंश बहुत शक्तिशाली है, ये आगे बढ़ते रहना चाहिए और ध्यान रहे इन शक्तियों का कभी भी कोई गलत इस्तेमाल ना हो।
युवराज पद्मिनी की आंखों में देखकर कहता, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। पद्मिनी युवराज को देखकर बस मुस्कुरा देती और अगले ही पल वो धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। पद्मिनी के वहां से जाते ही युवराज और सुहानी एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। इधर निशा और विवेक की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। वो दोनों भी भागते हुए युवराज और सुहानी के पास आकर उन्हें हक कर लेते हैं। अर्नब समायरा को अपनी बाहों में ले लेता है। दृष्टा वहीं खड़े ये सब गौर से देख रही थी। समायरा की नजर दृष्टा पर जाती है और वो उसे देखकर हाँ में अपना सर हिला देती है। दृष्टा वहां से अब चली जाती है। सभी अब बेहद खुश थे। उन्होंने फाइनली अपना 4 साल पहले शुरू किया गया काम पूरा कर लिया था। हालांकि सभी को पद्मिनी के इस तरह जाने का अफसोस था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अपना काम पूरा करने के बाद पद्मिनी को जाना ही था। सभी एक दूसरे को हक करके एक दूसरे से सेफ होने पर खुश हो रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, तुमने अपना काम पूरा कर ही लिया। इस आवाज को सुनकर सभी उस सब देखते हैं जहां बाबा खड़े थे। बाबा को वहां देखकर सभी चौंक जाते हैं। बाबा हल्की मुस्कान के साथ चलते हुए सबके पास आते हैं। वो सुहानी के सर पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, तुम्हारी मृत्यु टल चुकी है, अब तुम लंबा जीवन जियोगी। पद्मिनी ने अपने कर्म से तुम्हारा भाग्य बदल दिया। सुहानी कुछ नहीं कहती, वो बस मुस्कुरा देती है। इसके बाद बाबा विवेक के सामने जाकर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, मेरी अमानत मुझे दे दो। विवेक कुछ देर सोचता है, फिर उसे कुछ याद आता है। वो बाबा के हाथ में कटार को निकालकर उनके सामने कर देता है। बाबा उस कटार पर अपना हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। अपना मंत्र पूरा करके वो कटार लेते हुए कहते हैं, भैरवनाथ की मृत्यु सिर्फ मेरे हाथों ही होनी थी, लेकिन मेरे कहने पर तुमने उसे मारा और मेरे कारण तुम्हें ये श्राप लग गया। अब मैं तुम्हें इस श्राप और भैरवनाथ की शक्तियों से मुक्त करता हूँ। बाबा की बात पूरी होते ही सभी की आंखों में चमक आ जाते। विवेक खुश होकर कहता, इसका मतलब अब मैं भी नहीं मरूंगा। बाबा धीरे से हंसते हुए कहते, नहीं, तुम भी दीर्घायु होगे। विवेक उछलते कूदते हुए कहता, थैंक यू सो मच बाबा। बाबा फिर से मुस्कुरा देते हैं। अब उनकी नजर निशा पर जाती है। वो निशा से कहते हैं, क्या तुम कुछ मुझसे पूछना चाहती हो? निशा शिकायत भरे अंदाज में कहती, बाबा आपने भैरवनाथ की शक्तियों के लिए विवेक को ही क्यों चुना? बाबा कहते, क्योंकि विवेक ही ऐसा था जिसने शिविका के साथ सबसे ज्यादा समय बिताया था। शिविका के साथ होने की वजह से उसकी क्षमता तुम सबसे ज्यादा थी। निशा कुछ सोचते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। अपनी बात पूरी करके बाबा वहां से चले जाते हैं। बाबा के वहां से जाने के बाद अर्नब सबसे कहता, अब घर चलते हैं, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। विवेक भी अर्नब से सहमत होकर कहता, हाँ ये जगह बड़ी मनहूस है, चलो यहाँ से। ये सुनकर युवराज एक गहरी सांस लेकर कहता, आप सब चलो, मैं सुहानी को लेकर आता हूँ। सुहानी हैरानी से युवराज को देखने लगती है। बाकी लोग कोई सवाल नहीं करते, वो बस जल्द से जल्द घर जाना चाहते थे, इसीलिए वो चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद सुहानी युवराज को सवालिया नजरों से देखते हुए कहती, युवराज सर, हम यहाँ क्यों रुके हैं? युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता और उसके चेहरे के पास जाकर कहता है, मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे कुछ रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए ना। सुहानी युवराज की बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो युवराज को घूरते हुए कहती, आप ये क्या कह रहे हो? अभी इतना कुछ हुआ है और आप? युवराज हल्की स्माइल के साथ कहता है, अब तुम पीछे नहीं हट सकती, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। सुहानी इरिटेट होकर कहती, युवराज सर, आपको सारा रोमांस इस मनहूस जगह पर ही क्यों आता है? याद है लास्ट टाइम मृदुला को मारने के बाद आपने किस करने की कोशिश की थी और मारीच आ गया था। युवराज सुहानी के होठों के पास जाकर कहता, अब कोई नहीं आएगा। इस बार सुहानी भी कुछ नहीं कहती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर युवराज की आंखों में चमक आ जाती है और वो आगे बढ़ जाता है। कुछ देर के बाद सुहानी अपनी आंखें खोलती और उसे ठीक अपने सामने युवराज का चेहरा दिखाई पड़ता है। अब सुहानी युवराज से नजरें नहीं मिला पा रही थी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। ये देखकर युवराज के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक झटके से सुहानी को छोड़ देता और 2 कदम पीछे हो जाता है। सुहानी को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कंफ्यूजन के साथ युवराज को देखने लगती है। युवराज सुहानी के सामने अपने घुटने के बल बैठ जाता है और अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालकर सुहानी के सामने करते हुए कहता है, मिसेस सुहानी दीवान, आई लव यू सो मच, विल यू मैरी मी अगेन? ये सुनकर सुहानी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कुछ एक पलों में उसकी आंखें भर आती है और वो मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाती है। खुशी के मारे वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। युवराज सुहानी को वो रिंग पहना देता है और उसे फिर से अपनी बाहों में ले लेता है। सुहानी लगभग रोते हुए कहती, युवराज सर, आप पागल हो,
युवराज कहता, पागल का पता नहीं, बट मैं दुनिया का पहला इंसान हूं जिसे अपनी पहली की शादी के 3 साल के बाद मिली है। युवराज और सुहानी के चेहरे से खुशी अब जा ही नहीं रही थी। आज पहली बार था जब वो दोनों बिना किसी फिक्र के बस एक दूसरे के साथ थे। इधर वापस आने के बाद निशा और विवेक निशा के रूम में जाकर बातें करने लगते हैं। जाहिर है आज उनके पास करने के लिए बहुत सी बातें थी। वो दोनों अब बहुत खुश थे। वहीं अर्नब और समायरा भी अर्नब के रूम में थे। अर्नब बहुत खुश था क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वो समायरा के साथ अपनी पूरी जिंदगी जीने वाला है। लेकिन समायरा जानती थी कि वो आगे क्या करने वाली है। रात के 1 बजे थे। दीवान विला में सभी गहरी नींद में सो रहे थे। समायरा भी अर्नब की बाहों में सोई थी। तभी उसकी आंखें खुलती हैं। आंखें खोलकर समायरा उठकर बैठ जाती है और अर्नब के चेहरे को देखने लगती है। आज अर्नब को देखते हुए उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। कुछ देर के बाद वो अर्नब के फोरहेड पर किस करके वहां से चली जाती है। इधर युवराज और सुहानी भी अपने रूम में थे। सुहानी युवराज की बाहों में आराम से सो रही थी, लेकिन युवराज अभी भी जागा हुआ था। तभी युवराज का फोन बजता और वो साइड में रखा अपना फोन चेक करता है। युवराज के मोबाइल में रॉबिन का मैसेज आया था, सर वो निकल गई है। उस मैसेज को देखकर युवराज सुहानी से खुद को अलग करके उठ जाता है। इसी बीच सुहानी की नींद खुल जाती है। युवराज को उठते देख वो नींद भरी आवाज में कहती, युवराज सर इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो? युवराज फिर से सुहानी के पास आ जाता है और बड़े प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहता है, तुम सो जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। सुहानी कहती, लेकिन इतनी रात में आप जा कहाँ रहे हो? युवराज कुछ सोचते हुए कहता, एक डील है जो अभी तक अधूरी है, लगता है उनमें इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। ये कहकर युवराज सुहानी के फॉरहेड पर एक किस करता और वहां से चला जाता है। दीवान विला से निकलकर समायरा जंगल के अंदर उसी जगह पर आ जाती है जहां दृष्टा उसकी शक्तियां जागृत करने में उसकी मदद करती थी। वहां पहुंचकर समायरा अपने आसपास देखते हुए दृष्टा को ढूंढने लगती है, लेकिन वहां दृष्टा उसे दिखाई नहीं दे रही थी। समायरा ने दृष्टा को इसी जगह मिलने के लिए कहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दृष्टा वहां आई क्यों नहीं। समायरा इसी तरह कंफ्यूज होकर अपने आसपास देख रही थी। तभी अचानक से उसकी सांसें जैसे रुक सी जाती और उसकी आंखें दर्द से अब बड़ी हो जाती हैं। अगले ही पल समायरा को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और ये एहसास दृष्टा का था। समायरा अपनी जगह पर फ्रीज हो गई थी और उससे सांस भी नहीं ले जा रही थी। उसका चेहरा दर्द से पूरी तरह से लाल हो गया था। उसे अपने पीछे से दृष्टा की आवाज सुनाई देती है, अच्छा हुआ जो तुम अपना वादा पूरा करने यहाँ खुद आ गई, वरना मुझे तुम्हारी वजह से कई लोगों की जान लेनी पड़ती। समायरा पीछे नहीं मुड़ पा रही थी। वो अपनी नजरें घुमाकर पीछे देखने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर दृष्टा कहती, क्या तुम अपनी मौत अपने आंखों के सामने देखना चाहती हो? तो ठीक है, मैं ही तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये कहकर दृष्टा अपना हाथ घुमा देती है और समायरा तेजी से पीछे मुड़ जाती है। उसके सामने अब दृष्टा खड़ी थी जो डेविल स्माइल के साथ उसे देख रही थी। समायरा अभी भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी और ना ही वो इसकी कोशिश कर रही थी। उसने दृष्टा को वादा किया था जिससे वो पलटना नहीं चाहती थी। दृष्टा समायरा की आंखों में देखते हुए कहती, यही तो मैं हमेशा से देखना चाहती थी, तुम्हारी आंखों में अपनी मौत का डर। समायरा अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़खड़ाती जुबान से कहती, अपना वक्त जाया मत करो और अपना काम जल्दी पूरा करो। दृष्टा अपना हाथ समायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहती, जैसी तुम्हारी मर्जी। दृष्टा के ऐसा करने पर समायरा जमीन से कुछ फीट ऊपर उठ जाती है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। समायरा के शरीर से कुछ काली ऊर्जा निकलकर दृष्टा के पास जा रही थी। ये वही काली शक्तियां थी जो दृष्टा को पिछले कई सालों से चाहिए थी। जैसे जैसे वो शक्तियां समायरा के शरीर से बाहर निकल रही थी, समायरा और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। ये देखकर दृष्टा की आंखें खुशी से चमक रही थी। कुछ ही देर में समायरा का शरीर पूरी तरह से शांत हो जाता और दृष्टा अपना हाथ पीछे ले लेती है। समायरा जोर से जमीन पर गिर जाती है। दृष्टा मुस्कुराते हुए समायरा को देखती है जो जमीन पर पड़ी हुई थी। कुछ ही पलों में समायरा के शरीर में फिर से हलचल होने लगती है और वो अपनी आंखें खोल लेती है। आंखें खोलकर समायरा हैरानी से अपनी चारों तरफ देखने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अभी भी जिंदा है। समायरा जोर लगाकर उठकर बैठ जाती, उसमें खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। वो दृष्टा को सवालिया नजरों से देखते हुए कहती, तुमने ऐसा क्यों किया? दृष्टा कहती, तुम काली शक्तियों के लिए नहीं बनी हो। समायरा कहती, तुम हमेशा से मुझसे नफरत करती आई हो
और मुझे मारना चाहती हो। दृष्टा कहते, मैं रक्षा से नफरत करती थी और जब तक तुम उसके साथ थी तुमसे भी। समायरा दृष्टा पर शक करते हुए कहती, तो क्या तुम मुझे नहीं मारने वाली हो? इससे पहले कि दृष्टा कुछ कह पाती, समायरा को युवराज की आवाज सुनाई देती है। नहीं। समायरा फौरन उस तरफ देखती है जहां से वो आवाज आ रही थी। समायरा युवराज को वहां देखकर हैरान रह जाती है। युवराज समायरा के पास आता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। समायरा उसका हाथ पकड़ती है और उसका सहारा लेकर खड़ी हो जाती है। समायरा को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब दृष्टा और युवराज एक दूसरे को देख रहे थे। युवराज को देखते हुए दृष्टा के दिमाग में उस रात की बातें चलने लगती जब उसने समायरा और विवेक की शक्तियों को पूरी तरह से जागृत किया था। उस रात विवेक और समायरा के जाने के बाद दृष्टा को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। दृष्टा समझ जाती है कि उसके पीछे कौन खड़ा है। वो फौरन पीछे मुड़ती है, वहां युवराज था। उस पल को सोचते हुए दृष्टा प्रेजेंट में आ जाती। वो युवराज से कहती है, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं था ना, इसीलिए तुम यहाँ हो। युवराज कहता, अगर बात मेरी फैमिली की हो तो उनकी सेफ्टी के लिए मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करता। युवराज से फैमिली शब्द सुनकर समायरा हैरानी से उसे देखने लगती है। युवराज आगे कहता, तुमने कहा था कि तुम्हें समायरा से सिर्फ रक्षा की शक्तियां चाहिए, समायरा की जान नहीं। मुझे खुशी है कि तुम अपनी बात से नहीं पलटी। दृष्टा गुस्से से कहती, मैं झूठ नहीं बोलती, और अगर मुझे इसे मारना ही होता तो जब इसकी शक्तियां पूरी जागृत की थी उसी रात मैं इसे मार न देती। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। युवराज कहता, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। दृष्टा बिना कुछ कहे सवालिया नजरों से युवराज को देखती है। युवराज अपने पॉकेट से एक तरह का लॉकेट निकालकर दृष्टा की तरफ फेंक देता है। दृष्टा उसे पकड़ लेती है। उस लॉकेट को देखकर दृष्टा की आंखों में हैरानी के भाव आ जाते हैं। वो युवराज की तरफ देखती और अपना सर हिलाकर वहां से चली जाती है। समायरा युवराज से कहती, वो तो माँ का लॉकेट था ना, तुम्हारे पास कहां से आया? युवराज कहता, जिस रात पद्मिनी ने रक्षा को मारा था ये मेरे हाथ लग गया था। मुझे लगता है कि दृष्टा ही उसकी सही मालिक है। युवराज और समायरा चलते हुए वहां से जाने लगते हैं। चलते हुए समायरा कहती, तो तुमने पहले से ही दृष्टा का मामला संभाल लिया था? युवराज कहता, हाँ, मैंने एसपी सिंह से प्रॉमिस किया था कि अंत में तुम दोनों साथ होंगे, और युवराज दीवान अपनी बात से कभी नहीं मुकरता। समायरा बड़ी हिम्मत जुटाकर कहती है, थैंक यू वेरी मच। शाम का वक्त था। दीवान विला किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। वहां हॉल में काफी भीड़ थी और वहां एक छोटा सा शादी का मंडप भी था। अर्नब, समायरा, निशा, विवेक, रॉबिन, युवराज के मॉम डैड सभी वहां खड़े मंडप को ही देख रहे थे। उस मंडप में एक खूबसूरत जोड़ा बैठा हुआ था, युवराज और सुहानी। आज उन दोनों की शादी थी। सुहानी लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसके साथ युवराज था। वो दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। युवराज और सुहानी की शादी की रस्में चल रही थी। समायरा ने आज पहली बार एक रेड कलर की ड्रेस पहनी थी और अपने कर्ली बाल को स्ट्रेट किया हुआ था, वरना वो हमेशा काले कपड़ों में ही रहती थी। अर्नब की नजर बार बार समायरा पर ही जा रही थी। आज वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सभी युवराज और सुहानी पर फूल बरसा रहे थे, लेकिन अर्नब अपना मुंह बनाकर वो फूल अपने चेहरे पर ही मार रहा था। ये देखकर समायरा उससे कहती, ये तुम क्या कर रहे हो? अर्नब थोड़ा चिढ़कर कहा, तुम देख नहीं सकती, मैं दुखी हूँ। समायरा कंफ्यूज होकर कहती, क्यों? अर्नब कहता, युवराज और सुहानी की दो बार शादी हो रही और मेरी एक बार भी नहीं हुई। समायरा अर्नब की बात को इग्नोर करके युवराज और सुहानी पर फोकस करने लगती है। समायरा के इस रिएक्शन से अर्नब और भी इरिटेट हो जाता है और अपना मुंह फुला लेता है। कुछ ही देर में युवराज और सुहानी की शादी पूरी हो जाती है और वो दोनों मंडप से बाहर आकर सभी से मिलने लगते हैं। तभी समायरा पंडित जी से कहते, पंडित जी, क्या आपको कहीं और भी जाना है? पंडित जी कंफ्यूज होकर कहते, नहीं तो क्या बात है? समायरा कहती, वो आपको अभी एक और शादी करानी है। समायरा की बात सुनकर वहां सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हैरान था वो अर्नब था। समायरा अर्नब को देखकर कहती, चले। अर्नब अभी भी अपनी आंखें फाड़कर समायरा को घूर रहा था। समायरा कहती, क्या हुआ? तुम्हें होश में लाने के लिए क्या मुझे फिर से शौक देना पड़ेगा? अर्नब डरकर पीछे होते हुए कहता, नहीं नहीं, मुझे और शौक नहीं चाहिए। वो समायरा पर शक करते हुए आगे कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? अर्नब का सवाल सुनकर समायरा इरिटेट होकर पंडित जी से कहती, ठीक है पंडित जी, अब आप जा सकते हैं। पंडित जी ये सब देखकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्नब हड़बड़ाते हुए कहता, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ एक और शादी होने वाली है।
ये कहकर अर्नब समारा का हाथ पकड़ता और मंडप के अंदर जाकर बैठ जाता है। पंडित जी कंफ्यूज होकर युवराज की तरफ देखते हैं। युवराज हाँ में अपना सर हिला देता और वहां अर्नब और समारा की शादी शुरू हो जाती है। युवराज और सुहानी आज बेहद खुश थे और अर्नब और समारा की शादी देख रहे थे। युवराज सुहानी की तरफ झुककर धीरे से कहता, तो मिसेस दीवान हनीमून पर कहाँ चलना है? सुहानी कहती, वहां जहां आपकी बेस्ट फ्रेंड समारा ना पहुंच सके। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज को भी हंसी आ जाती है। वो सुहानी से कहता, डोंट वरी, अब वो नहीं आएगी, उसे भी बिजी रखने के लिए कोई मिल गया है। सुहानी भी ये सुनकर हंस देती। इसके बाद उसकी नजर निशा और विवेक पर जाती, जो मंडप पर फूल डालते हुए कुछ बातें कर रहे थे। उन दोनों की नजर मंडप पर थी। विवेक अब थोड़ा नर्वस लग रहा था। वो अपना गला साफ करते हुए निशा से कहता, निशा एक बात पूछूं? निशा उस पर ज्यादा ध्यान दिए बिना ही कहते, हाँ पूछो। विवेक एक गहरी सांस लेकर कहता, क्या आज हम दोनों भी शादी कर ले? निशा विवेक को पूरी तरह इग्नोर करके कहती, बिल्कुल नहीं। निशा के जवाब से विवेक हैरान रह जाता है। वो बौखलाहट के साथ कहता, लेकिन क्यों? तुम ही तो हमेशा मुझसे शादी करना चाहती थी। निशा बड़े प्राउड के साथ कहती, पहले चाहती थी, अब नहीं। अब मेरे जीजू द ग्रेट युवराज दीवान है। अब मैं तुमसे शादी क्यों करूं? तुम्हारे पास तो भैरवनाथ की शक्ति भी नहीं बची। अब युवराज सर ही मेरे लिए अपने ही तरह का एक लड़का ढूंढ कर लाएंगे। विवेक गुस्से से मुंह फुलाकर निशा को घूरने लगता है। तभी सुहानी उन दोनों के बीच में आकर दोनों के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहती है, क्या बातें हो रही हैं? निशा बेपरवाही के साथ कहती, कुछ नहीं, मैंने अभी अभी से डंप कर दिया। निशा का जवाब सुनकर सुहानी विवेक का चेहरा देखती, जो गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। उसे देखकर सुहानी को हंसी आ जाती है। निशा अर्नब और समारा को देखते हुए कहती, अर्नब सर मेरे उम्मीद से कहीं ज्यादा बहादुर निकले। उन्होंने सच में समारा से शादी कर ही ली। ये सुनते ही विवेक भी अपना गुस्सा भूलकर कहता है, शादी तो इन्होंने कर ली, लेकिन मुझे इनके हनीमून के बारे में सोचकर हंसी आ रही है। अगर अर्नब सर ने समारा को थोड़ा भी परेशान किया तो समारा उन्हें उठाकर छत में लटका देगी। विवेक की बात सुनकर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब 7 साल के बाद हम देखते हैं कि हिमालय की पहाड़ी और घने जंगल के बीच एक छोटा सा टेंट लगा हुआ था। वहां सर्द हवाएं चल रही थी और चारों तरफ धुंध था। उस टेंट से सुहानी बाहर निकलती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। सुहानी अपने आसपास देखते हुए जोर से आवाज लगाती है, विराज विराज। तभी सुहानी को एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देती, मम्मा मैं यहाँ हूँ। सुहानी परेशान होकर अपने चारों तरफ देखने लगती, लेकिन उसे कोई इंसान नहीं दिखाई देता। जो फिर से ऊंची आवाज में कहती, विराज तुम कहाँ हो? सुहानी को फिर से उसी बच्चे की आवाज सुनाई देती, मम्मा मैं यहाँ हूँ। इस बार उस आवाज को ध्यान से सुनने के बाद सुहानी घबरा जाती है। फौरन ऊपर देखती है। उससे कुछ ही दूर एक बहुत ऊंचे देवदार के पेड़ के टॉप पर एक 4 साल का बच्चा बैठा था। सुहानी उसे देखकर बहुत घबरा जाती है। वो डर से चिल्लाते हुए कहते, विराज तुम वहाँ क्या कर रहे हो? विराज कहता, मम्मा मैं इस चिड़िया को इस पेड़ से फंस गई है, इसे निकाल रहा हूँ। सुहानी गौर से देखती तो उसे पता चलता है कि उस पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर एक चिड़िया फंसी हुई थी, जिसे विराज निकालने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर सुहानी पैनिक करने लगती। तभी उसे पीछे से कोई आकर हक कर लेता। वो युवराज था। सुहानी परेशान होकर युवराज से कहती, युवराज देखिए आपका बेटा क्या कर रहा है। युवराज सुहानी के कंधे पर अपना चिन्ह रखकर ऊपर देखते हुए कहता, क्या कर रहा है? वो एक चिड़िया की मदद कर रहा है, ये तो अच्छी बात है ना। सुहानी इरिटेट होकर कहती, हमारा 4 साल का बच्चा इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ा है और आप इतने रिलैक्स्ड हैं। इसकी उम्र का कोई नॉर्मल बच्चा ऐसा करता है क्या? युवराज सुहानी को और भी कसकर पकड़ते हुए कहता है, युवराज और सुहानी का बच्चा ये नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता ना। सुहानी विराज की चिंता करते हुए कहते, अगर उसे चोट लग गई तो? युवराज पीछे से सुहानी का गाल खींचकर कहता, हम इसे खुद से बांधकर नहीं रख सकते, वो बस ऐसा ही है, बिल्कुल मेरी तरह। सुहानी फिक्र भरी आवाज में कहती, ये सब फिर से? युवराज सुहानी को अपनी तरफ करता है और उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने करीब लाते हुए कहता, ये कोई श्राप नहीं है, ये एक गिफ्ट है जो हमारे बच्चे को मिली है। सुहानी कुछ सोचकर हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज सुहानी के फॉरहेड को किस करके कहता, थैंक यू। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए, किस लिए? युवराज कहता, फॉर एवरीथिंग, आई लव यू। सुहानी भी युवराज की आंखों में देखते हुए कहते, आई लव यू टू युवराज सर। सुहानी के मुंह से फिर से सर सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद दोनों की नजर फिर से विराज पर जाती। फाइनली विराज उस डाल में फंसी चिड़िया को निकाल लेता है। उस चिड़िया को थोड़ी सी चोट लगी थी। विराज उसके चोट पर अपना एक हाथ रखता है। एक पल के लिए उसकी आंखें युवराज की तरह लाल होकर फिर से नॉर्मल हो जाती हैं।
विराज के ऐसा करने पर उस चिड़िया की चोट ठीक हो जाती। ये देखकर विराज मुस्कुरा देता और उस चिड़िया को हवा में उड़ा देता है। वो चिड़िया हिमालय की वादियों में बिल्कुल आजादी से उड़ने लगती है। सुहानी की कहानी का ये सफर आज यहीं थम गया है, लेकिन कहानियां कभी सच में खत्म नहीं होती। कुछ साए, कुछ राज हमेशा अधूरे रह जाते हैं। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई? अगर आप चाहते कि मैं इस कहानी को एक नया मोड़ दूं, तो गाइज अभी कमेंट में लिखे कंटिन्यू, क्योंकि आपका हर एक कमेंट इस कहानी को फिर से जिंदा कर सकता है।